So good afternoon students. In the last lecture we have done the numerical based on units and dimension, that is whole unit. So today I am going to start the next unit, that is your kinematics. This is the next unit and this is related to the motion. So you already know that we are having a motion in straight line. So this is the first chapter of this kinematics. Kinematics is the total proper unit and this is the first chapter, that is your motion in straight line. So firstly we will discuss about the motion. What do you mean by motion? So I have written the definition. An object or a body is said to be in motion if it changes its position with respect to time. कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अपनी पोजीशन टाइम्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है, या वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। देखिए हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट पुल और पुश व्हिच मे बी चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। सपोज कीजिए एक बॉडी आपकी रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब क्या है, बॉडी आपकी जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पर ही है। जैसे ही उस बॉडी ने फोर्स लगाया वो बॉडी किस में चली गई, मोशन में चली गई, मूव करने लग गई। तो उस प्रोसेस को, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, मोशन बोलते हैं। तो अब आपको मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम ये कह दें कि अभी 0 सेकंड पे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। जैसे ही आपने क्या किया, 5 मिनट बाद उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो मतलब उसने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका क्या, मोशन। सो दिस इज द मोशन। अब मोशन के अंदर आपकी एक टर्म है मैकेनिक्स। सो दिस इज योर मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हम ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर इफ वी वांट टू स्टडी देन वी यूज अ टर्म दैट इज योर मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो आप मैकेनिक्स के भी काफी टाइप्स पढ़ेंगे। आपकी जो आपका लिक्विड है वो मोशन में होता है तो उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जैसे जैसे हम फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट यूनिट करेंगे, तो आपको मैकेनिक्स के काफी टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। जो मैकेनिक्स है आपकी वो एक फिजिक्स की ब्रांच है जो क्या करती है, दैट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैकेनिक्स आपकी 3 टाइप की होती है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, स्टैटिक्स and your kinematics and your dynamics. First is the statics, second is your kinematics, third is your dynamics. अब static, kinematics और dynamics। अब static तो नाम से ही पता है, statics मतलब रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके बारे में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो आपका क्या होता है, statics. So it is the branch of mechanics which deals with the object, which deals with the study of the object at rest। मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है और वो किस पर है, रेस्ट पर है। ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। अब जो मोशन की स्टडी है वो 2 टाइप की है, एक तो काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। जो मोशन की स्टडी है, रेस्ट की तो एक ही स्टडी होगी, वो कौन सी है, स्टैटिक्स। एंड मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन, वी आर हैविंग 2 टर्म्स, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो हम पहले करेंगे काइनेमेटिक्स। इस पूरी की पूरी यूनिट, जो पूरी की पूरी यूनिट है वो काइनेमेटिक्स पर ही डिपेंड है, उसकी स्टडी पर ही डिपेंड है। अब काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of mechanical motion of the body without taking in the account of the cause of motion। मतलब this is very important,
विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द कोज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब एक ये ऐसी स्टडी होती है फिजिक्स की जिसमें मोशन के कोज क्या है ये हमें पता करने की जरूरत नहीं होती। विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ कोज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब हमें बॉडी के कोजेस हैं उसके बारे में हमें अकाउंट नहीं करना होता, उस टाइप की स्टडी को क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ओके, और जो डायनेमिक्स है उसमें आप ये सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ द बॉडी विद टेकिंग इन द अकाउंट ऑफ द कोज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। लेकिन मतलब डायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे उसमें हम मोशन के पीछे कोज क्या है वो भी हमें क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो कई बार आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आपके बन सकते हैं किस पे, काइनेमेटिक्स पे और डायनेमिक्स पे। तो दोबारा से देख लेते हैं, काइनेमेटिक्स कौन सी होती है, वो आपकी मोशन की पढ़ाई, वो आपकी मोशन की स्टडी जो मोशन के कोज को ध्यान में ना रखकर बनाई गई है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। और जो मोशन की वो स्टडी, ठीक है, जो आपके मोशन के कोज को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स बोलेंगे। देखिए डायनेमिक का मतलब ही मोशन होता है। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक का अगर आप लिटरेचर मीनिंग देखें तो इनका मतलब क्या होता है, मोशन होता है। बट हमें डिफरेंस देखना है, एक में तो आपका कोज हम लेंगे और एक में कोज हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहां पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, मतलब हमें मोशन के विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द कोज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, ओके, कि वो उसके कोज क्या है, क्यों मूव कर रहा है। हमें सिर्फ ये देखना कि मूव कर रहा है, मोशन में है, बट क्यों मूव कर रहा है वो हमें नहीं देखना, वो कौन सा होता है, आपका काइनेमेटिक्स है। अब देखिए सबसे पहले टर्म, ये कुछ टर्म लिखी है, इसको समझ लीजिए, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, देखिए अगर आपका सपोज कीजिए आप जो है कहीं पर भी आप बैठे हैं, यू आर इन द स्टैटिक कंडीशन, और आपके सामने कोई मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे कि मेरे सामने दूसरी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज मूव कर रही है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज मूव कर रही है, जैसे मेरे रिस्पेक्ट में अगर मैं देख रहा हूं, दूसरा जो आपका ह्यूमन बीइंग है, जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो मूव कर रही है, बट मैं क्या हूं उसमें, पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर आप रेस्ट पे हुए तो ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके एक पॉइंट से आप क्या करते हैं, उसको शो करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप ग्राफ बनाते हैं तो ओरिजिन को शो करते हैं 0 0 0 से, जो ओरिजिन है वो आपका पॉइंट, तो वो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपका, एक एग्जांपल से करते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए एग्जांपल। देखिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पे आपका कोई फ्रेंड है, तो आप जब ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन क्या है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, रेस्ट पोजीशन में, तो आपको आपका फ्रेंड क्या बोलेगा कि भाई ये मेरा फ्रेंड किस में है, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। मतलब आपके केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है, अगर आप अपने फ्रेंड को देख रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और आप किस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में जो आपका फ्रेंड है वो रेस्ट पोजीशन में आपको दिख रहा है, तो आप क्या हुए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल मीनिंग आपको बता देता हूं। आप देखिए आप ट्रेन में बैठे हैं, तो
तो आप किस में, रेस्ट पोजीशन में, अपने आप को क्या कहोगे, रेस्ट पोजीशन में। अब ट्रेन चल पड़ी और सामने आपका जो फ्रेंड था, अब आपका फ्रेंड आपको ये कहेगा कि आप रेस्ट पोजीशन में नहीं, आप मोशन में हैं। मतलब या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप रेस्ट में हैं, या आपका फ्रेंड झूठ बोल रहा है कि आप मोशन में हैं। बट एग्जैक्ट में फिजिक्स में कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, ना आपका फ्रेंड बोल रहा है ना आप बोल रहे हैं। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर आप अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हो विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड, तो आप किस में हो, रेस्ट में हो, क्योंकि आप कंपार्टमेंट के, ट्रेन के अंदर हो। ठीक है, कंपार्टमेंट में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो आप तो रेस्ट पोजीशन में, अपने आप को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हो, तो आप किस में, रेस्ट पोजीशन में हो। अब आपका जो फ्रेंड है, वो फ्रेंड क्या करेगा, वो अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेगा। तो जब वो अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेगा तो वो आपको मूविंग कंडीशन में ही देखेगा। तो वो भी आपका ठीक कह रहा है और आप भी ठीक कह रहे हैं। दोनों में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है। आपके रिस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कह रहे हैं अपने आप को रेस्ट में, और उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो आपको कह रहा है मोशन में, तो दोनों ही आपके क्या हैं, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके पास सपोज कीजिए सन है और अर्थ है, आप अर्थ पे बैठे हो, तो आपको पता है कि अर्थ जो है वो कुछ टाइम के बाद मतलब रोटेट भी होती है, मूव भी करती है सन के अक्रॉस, बट आप तो मूव नहीं करते, आप तो उसी जगह पे रहते हो। तो अगर आप अर्थ का रिस्पेक्ट लोगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं रेस्ट में हूं। बट अगर आप सन का रेफरेंस लोगे, अगर आप रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप अर्थ लेते हो, तो आप किस में हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं रेस्ट में हूं। बट आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस सन ले रहे हो, तो आप अब रेस्ट में नहीं हो, आप किस में हो, मूविंग कंडीशन में। क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी जैसे मैंने बताया, आप तो क्या कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हो ट्रेन में, और आपका फ्रेंड जो है प्लेटफॉर्म पर है। अब आप तो ये कहोगे कि मैंने तो मूव किया ही नहीं, चला ही नहीं मैं तो। बट आप कहां पहुंच गए, 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके पहुंच गए। तो आपके रिस्पेक्ट में आपका दोस्त क्या कहेगा कि अभी तो ये यहां था, अभी इतने आवर्स के बाद ये 500 आपके किलोमीटर पर पहुंच गया। मतलब क्या हुआ, उसके रिस्पेक्ट में आप किसमें है, मोशन में। यानी उस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आपका दोस्त अपना खुद का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता है तो आप किसमें है, मोशन में है। और आप अगर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो आप किसमें है, रेस्ट में है, कि आप नहीं चले, आप सिर्फ बैठे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस that is on rest position or in the motion position. That is why I have written rest and motion of your body depends on the frame of reference. So this is the meaning of frame of reference. Clear? So after this we are having three terms. The first one is the motion in one dimension, second is the motion in the two dimension, third is the motion in the three dimension. तो देखिए इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस सभी आपका क्लियर। देखिए मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, इसका क्या मीनिंग है। सपोज कीजिए अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, और ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पॉइंट्स हैं, यहां गए आप, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। फॉर एग्जांपल a bus moving in a straight road, या एक ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन 1D. क्लियर? नाउ वी विल डू द सेकंड टर्म, motion in two dimension, motion in two dimension.
देखिए मोशन इन टू डायमेंशन का मीनिंग क्या है? सपोज कीजिए आप प्लेन में मूव कर रहे हैं, प्लेन जिसमें एक्स वाई एक्सिस दोनों है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका क्या है? ओरिजिन। अब ये पी पॉइंट यहां लोगे तो ये कितना बन जाएगा? पी पॉइंट पी एक्स वाई। पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? एक्स वाई। तो वो किस में होता है? मोशन इन 2D। सो वी आर दैट आर मूविंग इन द प्लेन। हम जो है वो प्लेन पर है, तो आपका जो है वो किस में है? आपका मोशन इन 2D। अब मोशन इन 3D का मतलब क्या है? 3 डायमेंशन। देखिए मोशन इन 2D में जो ये एक्स वाई एक्सिस है, ये दोनों आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। ये आपका नेगेटिव एक्सिस हो गया वाई का, और ये आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गया। ठीक है, मतलब वाई जो है वर्टिकल पे आएगा और एक्स क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल पे। उसके बाद है मोशन इन 3D। सेकेंड है मोशन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन। इसमें आप क्या करोगे? एक्स वाई और जेड एक्सिस भी आ जाएगा, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और एग्जांपल क्या है? स्पेस। इफ एनी बॉडी मूविंग इन अ स्पेस, देन द बॉडी इज इन 3D। इट मींस वी आर having the motion in the 3 dimension. And these 3 axes, suppose this is x, this is y and this is z. This is x axis, this is y axis, this is z. So these 3 are mutually perpendicular to each other. So this is the recognition that we are having motion in the 3 dimension. Okay. So next is the difference between distance and displacement. तो सबसे पहले डिस्टेंस, यू ऑलरेडी नो दैट इट इज द एक्चुअल पाथ बिटवीन द टू पोजीशन, एंड टू पोजीशन इज योर इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपका एक्चुअल पाथ लेंथ होगी एक इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पोजीशन, दैट इज योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इन बिटवीन ए इंटरवल ऑफ टाइम। और दूसरा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। और थर्ड आपका इट इज स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तीनों डिफरेंस आप नोटबुक में लिख लीजिए। अभी हम इन तीनों डिफरेंस को डीपली करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी, यू नो दैट द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? डायरेक्शन होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। सो आप वीडियो को पॉज करके आप ये तीनों डिफरेंस लिख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे डीपली कि किस तरीके से हमने पॉजिटिव लिखा है, स्केलर किया या फिर वेक्टर किया है। ओके। तो नाउ वी विल डू द डीपली स्टडी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डीपली स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले हम डिस्टेंस को देख लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है। सपोज कीजिए कि ये एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मूव कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है ए, और इसको कहां जाना है? इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करना, वापस एक पॉइंट पे आना है। तो फ्रॉम ए टू ए, अगर इसका आर रेडियस है, फ्रॉम ए टू ए आपको बताना है क्या? डिस्टेंस, और दूसरा कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस कर लेते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होगा? अभी यहां से चलेगा और कंप्लीट पाथ कौन सा होगा उसका? ये पाथ होगा, ठीक है। तो वो कौन सा होगा आपका डिस्टेंस? आपका 2 पाई आर। कंप्लीट पाथ कितना है? 2 पाई आर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट।
अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, तो यहां पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी जहां से थी वहीं पर वापस आ गई, कोई शॉर्टेस्ट पाथ उसका है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई आपकी, 0 बन गई। ठीक है, तब मैंने लिखा था कि डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, शॉर्टेस्ट पाथ। जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका, एक्चुअल पाथ बिटवीन द टू पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द your shortest path between the two position in a given interval of time. okay, अब सेकंड लिखी थी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए डिस्टेंस का क्या मतलब है, सपोज कीजिए मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है ए, वो 50 किलोमीटर गया, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है 50 किलोमीटर गया, जैसे मैंने बोला कि मैं 50 किलोमीटर गया, बट 50 किलोमीटर किस डायरेक्शन में गया ये तो नहीं बताया मैंने। तो अब जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैं 50 किलोमीटर गया, वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसमें आपकी डायरेक्शन शो नहीं हुई, तो इसलिए ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब सेकेंडली अगर मैं ये बोलूं मैं 50 किलोमीटर गया और मैं नॉर्थ की तरफ 50 किलोमीटर गया, इसका मतलब मैंने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया, शो कर दिया। मैग्नीट्यूड तो कहता है 50 किलोमीटर, तो इसमें तो सिर्फ 50 किलोमीटर मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन तो मैंने बताई नहीं थे। बट जो मैं सेकंड सेंटेंस मैंने बोला कि मैं 50 किलोमीटर गया और 50 किलोमीटर में नॉर्थ डायरेक्शन में गया या नॉर्थ में गया, तो इस सेंटेंस में आई एम स्पेसिफाइंग माय डायरेक्शन, सो दिस इज योर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। नाउ इन द सेकंड सेंटेंस ए आपका 50 किलोमीटर गया, किसमें, नॉर्थ में, ठीक है, तो आपका ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें आपकी क्या आ गई, डायरेक्शन, और ये क्या था, विदाउट डायरेक्शन, और ये सिर्फ कितना था आपका, मैग्नीट्यूड दोनों में, मतलब डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, इसलिए वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज अबाउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन। उसके बाद मैंने लिखा था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो देखिए डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है आपका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0 तो आपने प्रूफ कर लिया, यहाँ पर ये 0 हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब नेगेटिव जब हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन करेंगे तब आपको समझ आएगी कि नेगेटिव कैसे हो सकती है, और पॉजिटिव तो आपकी होगी व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, देन तो आपकी वो क्या होगी, पॉजिटिव। अब एक क्वेश्चन है कि कहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके एक जैसी चीज होती है, इक्वल होती है। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, then distance and displacement, the magnitude of distance and displacement both are same। देखिए ये आपकी A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है। A से B पॉइंट पे आपको जाना है, और वो है आपका सपोज कीजिए 10 किलोमीटर, तो यहां पर डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो गई आपकी, 10 किलोमीटर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट है वो किस में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ दैट आर इक्वल। So this is about the distance and the displacement. Okay. So let us we take the next your example of distance and displacement. अब distance और displacement में देखिए, suppose कीजिए आपका ये एक फिगर है आपकी A, B, C और D, और ये आपका 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है। आपको A से लेके C तक जाना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। या आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई भी मत करो, आपको क्या है, A से C जाना है और इस तरीके से जाना, ADC इस तरीके से जाना है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा, A से B गया 10, फिर D A B C D, फिर D से C गया कितना 10, तो ये कितना हो गया
10 प्लस 10 कितना हो गया 20 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा आपका डायगोनल, जो डायगोनल है वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट। या आपका अगर x सपोज करो इसको तो ये डायगोनल हो गया। तो यहां से कितना आ गया x 100 प्लस 100 अंडर रूट। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 200 अंडर रूट मीटर। तो ये आपका कितना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 100 इंटू 2। तो 100 का जो अंडर रूट है वो 10 आ गया, रूट 2 बाहर निकल गया, इतना मीटर। तो ये आपका x आ रहा, ठीक है। और सिचुएशन है कि आपको इस तरीके से जाना, ना कि इस तरीके से जाना, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से भी जाएंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू 20 आएगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी, ये 10√2 ही आएगी आपकी। दोनों तरीके से सेम वैल्यू आएगी। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक डिपेंड अपॉन द काइनेमेटिक्स। ओके, थैंक यू।